एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हिसार में और आपकी मुलाकात कराएंगे प्रोफेसर संपत सिंह सर से। वित्त मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में, करीब 5 साल उस समय रहे। उसके बाद में सत्ता की बात करूँ तो 50 साल का राजनीतिक एक्सपीरियंस है। और जानेंगे कि ताज़ा घटनाक्रम हरियाणा की राजनीति और साथ में जो अभी केंद्र के अंदर 5 राज्यों के चुनाव, उस पर भी बातचीत करेंगे। और जीएसटी नोटबंदी कितनी खतरनाक रही, क्योंकि वित्त मंत्रालय एक बड़ा अहम मंत्रालय था, तो आज उसके ऊपर सरकार जो नोटबंदी और लेके आई थी उसके ऊपर वो जानेंगे क्या कमेंट्स हैं सर के। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बात करूँ, लगातार हरियाणा सरकार में वित्त मंत्रालय इतना अहम मंत्रालय था, उसके बाद में करीब 50 साल का राजनीतिक सफर। और सबसे पहले आज आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और एक चीज़ और बता दूं, आज दशहरा भी है। अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की जीत, तो दोनों चीज़ें आपके साथ आज अहम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज सत्ता की 50 साल में आपने देखा कितना बदलाव है। मेरे लिए मेरा जो जन्म हुआ था वो मेरे लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि नंबर 1 तो दशहरे के दिन है। घर वालों को ये याद है कि दशहरा का दिन था उस दिन। दूसरा, उनको ये याद है कि जब मार्शल लॉ लागू हुई थी, मारकाट हुई थी, मतलब बंटवारा हुआ था देश का। आज़ादी के नाम से याद नहीं है, बंटवारा के नाम से याद है लोगों को। तो लोग यही कहते हैं, घर यही परिवार कहते रहे हैं कि जन्म जो है दशहरे का है, सुबह मॉर्निंग का, और मारकाट वाली साल का है, काट मार साल कहते हैं। तो देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम की बात है, तो वो साल था और दशहरा था। इसलिए मेरे लिए ये दशहरा चाहे किसी तारीख को आ जाए, पर चांस जो 47 का दशहरा था वो भी 24 अक्टूबर को ही था, इस बार 24 अक्टूबर को ही है। तो मैं अपने आप को जो है ना बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कार्यशैली की बात है, मैं 1977 जो है ना डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आ गया था। और उसके बाद जो है शुरुआत मैंने बाई इलेक्शन से की, और पहली बार बना तो मैं आज़ाद एमएलए के रूप में बना था। और वो जो आज़ाद एमएलए बना था उससे मेरा बहुत अनुभव हुआ। उस टाइम तक मुझे कोई लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं था, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 30, 32, 31 साल की थी। तो उस टाइम क्या हुआ कि ना तो कांग्रेस मेजोरिटी में आई, ना लोकदल आया। चौधरी देवलाल जी लोकदल को लीड करते थे, मैं उनके साथ था। लेकिन पार्टी में आपस में ऊपर की अनबन की वजह से मेरी टिकट कट गई थी, तो मैं आज़ाद खड़ा हो गया। तो उस टाइम 31 एमएलए लोकदल के बने थे और 36 एमएलए कांग्रेस के बने थे। कांग्रेस के लीडर उस टाइम भजन लाल जी थे। तो सरकार बनने की बात आई थी, मेजोरिटी में कोई पार्टी नहीं थी। अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड और राज कांग्रेस पार्टी का था, तो उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को बुला लिया संडे वाले दिन, और भजन लाल जी को शपथ दिला दी, और उनको 15 दिन दे दिए कि मेजोरिटी शो करो। 11 तो उस टाइम लोकदल के टूट के चले गए। उन दिनों ये फ्लोर क्रॉसिंग सिस्टम था नहीं, तो जो भजन लाल जी के साथ चले गए। बाकी आज़ाद थे वो चले गए। एक कोई छोटी पार्टी और थी, 3 एमएलए थे, वो चले गए। तो भजन लाल जी मेरे पास बहुत बार आए कि आप आज़ाद हो, आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता। मैं कहने तेरे को तो नशा है, वहाँ नशा है जी, चौधरी देवलाल के नाम का नशा है। तो मैं उनके साथ रहा। फिर उन्होंने कहा, बोले संपत, अगर चौधरी देवलाल के परिवार का एमएलए भी आज़ाद बना होता तो मेरे साथ आता, तू ही बेवकूफ़ है। क्या मुझे वो एक अलग बात है, बड़ा होता नहीं होता, लेकिन आज उनकी बात सच होगी। आज सच इसलिए होगी कि चौधरी रणजीत सिंह आज़ाद एमएलए बने, और सबसे पहले जो है ना जाके अमित शाह जी से मिले और मंत्रालय ले लिया। फिर उनके बाद उनके जो चौथी पीढ़ी है वो जेजेपी के नाम से जैसे 10 एमएलए बने थे, वो भी बीजेपी के साथ जाके मिल गए राज्य में। तो हरियाणा बनने के बाद आज तक कोई आज़ाद एमएलए ऐसा नहीं रहा। किसी पार्टी को राज बनाने की जरूरत पड़ी और वो आदमी एमएलए आज़ाद रह जाए, सिर्फ एक मैं हूँ उस टाइम। उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला आगे, क्योंकि लोगों में एक साख बन गई कि ठीक है कि ये लड़का बहुत काम करने वाला, मेहनती है। तो बाद में 87 में सरकार आ गई। उस टाइम मेरे पास सबसे पहले जो मिनिस्ट्री आई थी वो इंडस्ट्री की आई थी, एक्साइज टैक्सेशन की आई थी, और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की आई थी। उसके बाद 3 महीने बाद मेरे पास होम डिपार्टमेंट आ गया था। उन उग्रवाद का जोर था, तो चौधरी देवलाल को विश्वास मेरे पर ही था। जो महकमा नहीं चलता था वो मुझे दे देते थे। फिर मैंने एक महकमा सरेंडर कर दिया था। यूँ करते करते चलो 91 के साल आगे सरकार जो है चली गई थी। और उसके बाद मैं
फिर एमएलए बन गया तीसरी बार लगातार भट्टू से। तो चौटाला साहब उस टाइम चुनाव नहीं लड़े थे उन्होंने भी, और देवलाल जी चुनाव हार गए थे गिराए से, इसलिए विपक्ष का नेता मुझे बना दिया था। 5 साल फिर विपक्ष का नेता भी रहा और आंदोलन वगैरह चलते रहे, संघर्ष करते रहे। 99 में फिर जब सरकार बनी, उस टाइम चौटाला साहब भी सीएम बने थे। पहले एक बार हफ्ते के लिए फाइनेंस मिला था मुझे लास्ट में, बाद में सरकार गिर गई थी, तो बाद में जो बना मुझे फिर फाइनेंस महकमा मिल गया था। अब आपने पूछा जहाँ तक जीएसटी का है और जहाँ तक नोटबंदी का है, ये जो फैसला लिया गया था एकदम अचानक लिया था, लोगों में बहुत इसकी हड़बड़ी मची थी। देखिए नोटबंदी तो अभी भी इन्होंने करी है एक किस्म की, 2000 का नोट 2000 नोट बंद किया है। इस तरीके से टाइम दे करते तो लंबी चौड़ी दिक्कत लोगों को नहीं आती थी। और 2000 वाले तो क्योंकि प्रिंटिंग आपने ख़त्म कर दी थी पहले, तो धीरे धीरे वो जो नोट थे वो एक किस्म के बैंक में ही चले गए थे। खैर आज भी नहीं कह सकते रह गए होंगे। एक ये जो घरेलू सिस्टम था समाज का, जो नीचे दर्जे के लोग हैं, साधारण आदमी हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं और हैं, उनमें विशेष करके महिलाओं को एक ख़जाना मानते थे। वो मुश्किल घड़ी के लिए कुछ न कुछ जमा करके रखती थी, जमा पूंजी। हाँ, जमा पूंजी रखते थे। इसीलिए कहा गया था कि हिंदुस्तान के अंदर जितना लोगों के पास कैश पड़ा है, उसकी वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी डाउन कभी नहीं जाएगी। अकेला बैंक सिस्टम पर नहीं है, वो बैंक भी रिजर्व बैंक है एक किस्म का। वो रिजर्व बैंक जो है ना, इन्होंने सारा का सारा उसका नाश कर दिया एकदम। तो उससे क्या थी, जो बचत की योजना थी उनकी महिलाओं की, वो सारी की सारी उनकी ख़त्म हो गई। बहुत से होंगे तो पैसे भी ख़राब हो गए, कोई कहीं रखे हुए थे, कोई कहीं रखे हुए थे, घर का सामान उल्ट पुलट करा लेकिन नहीं मिले, और बाद में डर का माहौल हो गया। इसी तरीके से जैसे जीएसटी है, तो पहले क्या था कि जीएसटी से पहले वैट आया, और वैट पर बहुत डिस्कशन चली। सेंट्रल जो मिनिस्टर थे उन्होंने पहले तो मीटिंग उन्होंने बुलाई, और बाद में स्टेट से एक स्टेट एम्पावर्ड कमेटी बना दी फाइनेंस मिनिस्टर्स की। तो बंगाल के अपना फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका 20 साल का एक्सपीरियंस था, कामरेड थे, तो उनके अध्यक्षता में बनी। हम लोग मीटिंग करते थे बार बार। अल्टीमेटली जब हम किसी उस पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि व्यापारियों का रिएक्शन होगा, नुकसान होगा और होगा, यूँ करके सारे डर गए थे। तो 2003 में सबसे पहले वैट एक्ट को जो है ना हरियाणा विधानसभा में पास करवाया, और वैट हरियाणा में लगाया वो मैंने लगाया था हिम्मत करके, क्योंकि इससे क्या था कि इससे चोरी रुक रही थी। तो स्वाभाविक है, देखो आपको अपोजिशन तो छड़नी पड़ेगी, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जब आपने चुंगी बंद कर दी, तो चुंगी के टाइम भी उसका एक चोरी का रास्ता था भाई, चुंगी से पता लग जाता था, लेकिन चुंगी बंद होगी। तो उसके बाद फिर यही रास्ता था, अडॉप्ट किया था। लेकिन ये जीएसटी लगाया, जीएसटी तो ठीक था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने स्लैब लगाए और जिस तरीके से इन्होंने बाद में जो अमेंडमेंट की, अगर सोच समझ के लगाया जाता तो क्या जरूरत थी फिर इतना पंगा उठाने की। अब मैं कई बार विदेशों में जाना होता है, सिंगापुर का भी देखा मैंने। सिंगापुर में हर आइटम पर 7% टैक्स लिखा हुआ था। जैसे ये आपकी एयरपोर्ट के अंदर ऊपर शॉप्स होती हैं, इन पर मैंने देखा 7% था, हर आइटम के ऊपर 7% लिखा हुआ था, बाज़ार के जो आइटम है उनके ऊपर। तो यहाँ क्या किया, कहीं 28% कर दिया, कहीं 18% कर दिया। एग्रीकल्चर जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं इनके ऊपर पहले कोई टैक्स नहीं था, वैट था तब भी नहीं था, और सेल टैक्स था तब भी नहीं था। ये तीसरी व्यवस्था शुरू करी गई थी ये। और तीसरी व्यवस्था के अंदर जो है ना, खाद भी ले लिया, बीज भी ले लिए, और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट शहरों ट्रैक्टर वगैरह और सब पर जो है ना इन्होंने जीएसटी लगा दिया। इससे क्या होगा कि आपका दायरा तो बढ़ा लिया आपने, जिन चीज़ों पर लगाना चाहिए था उन पर नहीं लगाया। सबसे ज़्यादा टैक्स जो आता है वो ऑयल और गैस से आता है, और ऑयल और गैस पर जिन्होंने अपनी ड्यूटी रखी, एक्साइज ड्यूटी रखी, उसको कन्वर्ट नहीं किया उसके अंदर जीएसटी में। और उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने बार बार बढ़ाते गए, ड्यूटी बढ़ाते गए, और दुगने तिगने रेट जो है ना ऑयल के हो गए, रेट हो गए। इसी तरह से गैस के हो गए। अब चुनाव करके 200 रुपये जैसे छूट दी है, तो ये तो कुछ नहीं है। जब आपने लाखों रुपए कमा लिए, करोड़ों रुपए कमा लिए, और अब कहते हो जब भी आता है फलाने में नहीं कलेक्शन इतनी ज़्यादा रही, इतनी ज़्यादा, तो आप टैक्स बढ़ाते जाओगे तो ज़्यादा ही होती रहेगी। घर
अब ये जो पैक्ड जो भी खाना है, चाहे आटे का हो, कोई और हो, चाहे दूध हो, लस्सी हो, कोई हर एक के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो इस तरह से इन्होंने कर करके जो है ना हर आदमी को टैक्स से दुखी कर दिया, परेशान कर दिया। तो लोग इस बात से लेके दुखी है इनके खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर मैं बात करूं हरियाणा की राजनीति की, 10 साल से लगातार आप विपक्ष में हो, काफ़ी 32 सीट आई थी, उसके बाद में लगातार आप विपक्ष की अच्छी भूमिका निभा रहे हो। किसान आंदोलन हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे जो मैं बात करूं कलर का आंदोलन हो, वहाँ भी पहुँचते हो आप। मनरेगा के कर्मचारियों के लिए भी आप लड़ाई लड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि मैसेज नहीं दे पा रही है कांग्रेस की हम आपके साथ में। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने 10 साल में जो किसान की नब्ज़ थी वो टटोल नहीं पाए? देखिए, नब्ज़ तो टटोली है, और जहाँ भी जब भी किसान परेशान हुआ तो किसान को कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट दी है। हाँ, ये ठीक है कि इन्होंने ये कहा कि हम नॉन पॉलिटिकल करना चाहते हैं, तो नॉन पॉलिटिकल को जिस तरीके के समर्थन दिया जाता है मैन पावर से भी और दूसरे सामान से भी, वो सारा कांग्रेस पार्टी ने दिया गया था। और गाय वगाए जो है ना, जैसे उन्होंने कहा कि स्टेज पर नहीं जाएंगे तो उनके अंदर बीच बैठ के धरनों वगैरह में भी शामिल होते रहे थे, और इसी तरीके से उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं। जैसे मान लो खाद नहीं मिली, DAP खाद बिजाई के टाइम वो नहीं, और बाद में यूरिया नहीं, और उसके साथ देते हैं तो कहते हैं ये दवाई ले जाओ, ये फलानी चीज़ ले जाओ। अब आप उसके साथ अगर इंसेक्टिसाइड देते हो तो उससे क्या फ़ायदा उसका? तो उसके लिए भी विरोध किया। खाद का रेट बढ़ा, कई गुना हो गया, जब भी उसका किया। खाद का वज़न घटा दिया, 50 किलो आपका खेत कट्टे की बजाय 45 का कर दिया, क्योंकि 45 का कोई सिस्टम ही नहीं, वो तो एक कोशिश थी, उसको महंगा करने के लिए कोशिश थी, तब भी किया। इसी तरीके से जब भी मंडियों में सामान आता है, इन्होंने अपना पोर्टल बना दिया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। अब उसमें क्या है, किसान इतना दुखी हुआ इस टाइम, क्योंकि ये काम जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जैसे IT का है, ये काम तो 30-32 साल तक की जो युवा पीढ़ी है उनमें भी सिर्फ 10% लोग जानते हैं। ऊपर की पीढ़ी बताई कतई इसके बारे में नहीं जानती। पोर्टल पर चढ़ाने के लिए पहले आप पटवारी से कागज़ ले आएंगे, फर्द ले आएंगे, गिरदावरी ले आएंगे, उसके बाद आप पोर्टल पर चढ़ाएंगे तो पटवारी भी पैसे लेगा, फिर पोर्टल जो CSC सेंटर है वो भी पैसे लेंगे, या प्राइवेट पर जाओगे तो वो भी पैसा लेगा, कंप्यूटर वाला ऑपरेट जो करेगा, और उसके बाद ही फिर भी आपका खाते का मिलान नहीं हो पाता वहाँ। कई बार क्या है कि उसमें भी इतने घपले चल रहे हैं, एक टेलीफोन पर जो है ना पता नहीं कितने नंबर जोड़ दिए लोगों के, और क्या जोड़ दिया। तो एक किस्म का इसमें फ्रॉड भी ज़्यादा होने लग रहा है। साइबर जैसे क्राइम है वो अपना आपका एक नया रूप लेने लग रहा है, उससे किसान को इन्होंने दुखी कर लिया, तो उसके विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। मंडियों में पहले जाता था किसान, अपना बेच के आ जाता था, सरकार पैसे उसको सरकारी रेट मिल जाया करता था। आज ये कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों में सामान आ जाता है। मेरे समझ में नहीं आती। एज ए फाइनेंस मिनिस्टर में कहना चाहता हूँ कि आपको तो फ़ायदा है, अगर दूसरी स्टेट का माल आएगा आपको उसका जो है ना GST भी आपको मिलेगा, मार्केट फीस भी आपको मिलेगी, SDRF का फंड है वो भी आपको मिलेगा, आपको तो फ़ायदा हो रहा है। हाँ, पैसा सेंटर का है, तो इस सेंटर के ज़्यादा ध्यान करते हैं, अपने ध्यान कम करते हैं। कलेक्शन जो है ना स्टेट को, तो इसमें फ़ायदा होता है, क्यों खरीद तो सेंटर करती है, पैसा तो सेंटर को देना है। लेकिन अगर सेंटर की आप चिंता करोगे, अपनी चिंता नहीं करोगे, तो फिर दुखी करोगे लोगों को। इसलिए इसमें इन्होंने लोगों को एक किस्म का दुखी कर दिया, और हर चीज़ के अंदर पोर्टल सिस्टम चला दिया इन्होंने। जैसे परिवार पहचान पत्र करें, इस परिवार पहचान पत्र ने इतना कर दिया दुखी लोगों को, चाहे वो गांव का है चाहे शहर का है। पहले तो गांव के आदमी को दुखी किया, ज़बरदस्त दुखी किया, और उससे क्या हुआ कि राशन कार्ड कट गए, किसी की बुढ़ापा पेंशन कट गई, किसी की सोशल सिक्योरिटी कोई और किस्म की थी वो कट गई, कोई मकान कट गए, सब चीज़ सारी सुविधाएँ। और उसकी इनकम क्या दिखा दी, एक चौकीदार मुझे मिला, तो उसके इनकम बेचारे की जो है ना, उनके बच्चों की भी जोड़ दी इनकम, उसकी वाइफ की भी जोड़ दी, इतनी है इतनी है। कोई सरकारी नौकरी थोड़ी है, प्राइवेट, उनको लेबर के लायक है ना, तो उसको मान लिया कि ये वर्किंग है, और वर्किंग है तो इतने रुपए कमाता ज़रूर होगा। उस हिसाब से उस बिल्कुल जो है ना उजाड़ दिए लोगों, और चक्र काटते रहे बेचारे, चक्र काटते रहे। बुढ़ापा पेंशन है जैसे, इसको पहले तो यही था कि परिवार पहचान पत्र से जो है ना ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घर बैठे हो जाएगी। बाद में इन्होंने डेट ऑफ बर्थ मांगना शुरू कर दिया, उसके लिए मेडिकल कराने शुरू कर दिए। धक्के खाओ हॉस्पिटलों में, मेडिकल के लिए खाओ, फिर भी उसको भी नहीं मानने। जैसे गांव में चौकीदारा सिस्टम था, नाम नोट पहले कर लिया करते, तो क्या था, जन्म तिथि तो नोट हो जाती थी, इस जन्म को फलाने घर बच्चा पैदा हुआ,
लेकिन नाम उस टाइम नहीं लिखा। नाम तो नामांकन के बाद आता था। नाम नहीं है तो इसलिए क्या इसका नाम नहीं है, तेरा नाम नहीं है, तेरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो इतना लोगों को उस पोर्टल ने जो है ना तंग किया, आम आदमी को भी तंग किया और किसानों को भी जो है ना तंग किया। शहर के अंदर ये चलाया इन्होंने। हाउस टैक्स पहले भी लगता था, निगम नहीं थी, नगर पालिका थी तब भी लेती थी, निगम ने लेना था। इस बार इन्होंने क्या किया, उसके लिए एक याशी कंपनी है गुजरात की, उसको काम दे दिया। उसने क्या किया कि पहले वाला सिस्टम सारा ही बिगाड़ दिया, वरना पहले वाला था उसी को आप जो है ना अपने कंप्यूटराइज कर लेते हैं, इतना ही था इससे डेटा। लेकिन उन्होंने अपना जो ऐसा फ्रॉड रचा कि सारी फैमिली खिंडा दी अलग अलग जगह से। किसी की दुकान है उसको प्लाट दिखा दिया, किसी का प्लाट है उसको दुकान दिखा दी, आपका घर है मेरा दिखा दिया, मेरा घर है वो तीसरे आदमी का दिखा दिया। इस तरीके से 90% तो सरकार मानती है कि 90% ये डेटा गलत फीड हुआ। और फीड हुआ नहीं है, सरकार क्या कहती है, लोगों ने फीड कराया। अब कौन आदमी कराएगा? मेरे पास 2 एग्जाम्पल है मेरे पास, जिनकी वाइफ की बजाय उनको बेटी दिखा दिया। अब कोई आदमी अपने वाइफ को बेटी दिखाएगा क्या? परसों ही मुझे पता लगा, पुलिस से रिटायर्ड एक इंस्पेक्टर था, गांव में सरपंच भी रह लिया, वो कहने लगा मेरी वाइफ को मेरी बेटी दिखा रखा है। उससे पहले मेरे पास ज़्यादा आना जाना रहता, उनकी वाइफ को बेटी पहले दिखा रखा था। तो इस तरह का जो है ना, ऐसा सुबह जावा कमेटी के अंदर निगम में और शाम को भटक के आते हैं कई महीनों तक। ये इन्होंने जनसंवाद वगैरह करे, उसमें भी लोगों ने लाइन में होकर खड़े दिया, फलाना किया। अब यहीं से सबूत ले लो, कई बार गाँव में जनसंवाद वगैरह करते हैं, उस टाइम आता है आज 20 लोगों की बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई। वो कैसे बढ़ा दिया आपने? इसका मतलब आप सब गांव में जाओगे नहीं, इसके बिना वो डाटा ठीक नहीं होगा। आप डिजिटली एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम काम करें, लेकिन होता नहीं, धरातल पे जीरो है। धरातल पे जीरो ये चीज़ें। हाँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये दिखावे के अंदर तो बहुत बढ़िया है। कह देते हैं कि ठीक है खर्ची पर्ची नहीं होगी, फलाना नहीं होगी। सबसे ज़्यादा तो बेरोज़गारों के साथ जो है ना मजाक कर रखा है। एक पोर्टल बना दिया अपना, उसमें भी एक निगम बना दिया। मैं मानता हूँ कि हमने सरपंच साहब का अभी जब इंटरव्यू लेते हैं गांव में, तो एक चीज़ वो बोलते हैं कि 10 रुपये का जो ब्लॉक आता है, नॉर्मली आप किसी मार्केट में ले सकते हो, सरकार उसको 17 रुपये में बेच रही है, और फिर बोलती हैं कि हमने एक नंबर की सरकार है। ये चीज़ आपकी बिल्कुल सही है। मैं बार फिर कांग्रेस की तरफ लेके आना चाहता हूँ। जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता ये बोलती है कि कांग्रेस मजबूती से फाइट कर सकती है, लेकिन 10 साल के अंदर एक अपना संगठन नहीं खड़ा कर पाई। 10 में एस के ग्रुप, शैलजा, सुरजेवाला और किरण, हो सकता है कि ये बीजेपी या विपक्ष की तरफ से जो सत्ताधारी पार्टी है वो भ्रमातियाँ फैला रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस को तोड़ा जाए, या फिर वास्तव में आपको लग रहा है कि संगठन बनाने में कमज़ोर साबित हो रही है कांग्रेस? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये प्रॉब्लम तो रही है कांग्रेस की, संगठन बनाने में तो नाकामयाब रही है, क्योंकि जो हकीकत है उसको व्यवहारिक मानना पड़ेगा आपको। 10 साल से जो है ना कांग्रेस का कोई संगठन नहीं है। ठीक है, लोग जो है ना अपने तौर पर जाते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों को अलग अलग लोगों से लोग जुड़े हुए हैं, किसी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, किसी से कम जुड़े हुए हैं, अपने बेस पर चलता है। तो कांग्रेस पार्टी को जो है ना, मैं तभी ये कहना चाहता हूँ कि अब ये चुनाव आ जाएंगे 5 स्टेट के, इसके बाद इमीडिएटली जो है इनको अपना संगठन बैठ के बनाना चाहिए, और हाईकमांड को ये चाहिए कि उसका पूरा जांच करके कौन आदमी क्या कह रहा है, किसका क्या बेस है, वो देखे। जो लोगों में ज़्यादा घूम रहा है उसको ज़्यादा मालूम है। जैसे अभी इन दिनों में जो है पिछले काफ़ी टाइम से हुड्डा साहब ज़्यादा जा रहे हैं लोगों के बीच में, और सभी जातियों को जोड़ के चलते हैं साथ में, प्रोग्राम जो बनाते हैं सारी जातियाँ साथ हैं। तो इस तरह की है। बाकी शैलजा जी भी जो प्रधान थी, थोड़ा बहुत लोगों में जाना शुरू किया था, लेकिन वही बात फिर आ गई कि इतने एक्टिव नहीं थे घर। बाकी बहुत सीनियर लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम सभी कर रहे हैं, काम सभी कर रहे हैं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन वो काम सारा लोगों को अलग अलग दिख रहा है। तो एक दिमाग में लोगों के जो आप कह रहे हो ठीक है, शंका जाहिर करते हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं भी सच ही कहूँगा, शंका ये जाहिर करते हैं कि लोग तो कांग्रेस पार्टी को सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ना एज ए पार्टी एक यूनिट के रूप में जो है ना आज तैयार नहीं है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ संगठन हो, और बाई चांस आपका संगठन का नहीं कर सकते, वर्ष से वर्ष पोजीशन हो, तो कम से कम आप जिताऊ कैंडिडेट को बैठ कर डिसाइड कर लेंगे। हाँ, मतलब जब भी कह रहा हूँ कि मतलब अगर जिताऊ कैंडिडेट का आप डिसाइड कर लेंगे, ये तेरा है कि मेरा है वो बात नहीं देखते हुए, तो 100% कांग्रेस पार्टी का एक तरफा सरकार आ सकती है। उसके बाद हाईकमांड का जो जीत कर MLA आएंगे उनकी मर्जी है,
कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा वो बाद की बातें हैं। आज के दिन तो मतदाता बीजेपी पार्टी से दुखी है, पहले नंबर पर तो बीजेपी को हटाना चाहते हैं। तो ये इस हटाने की तरफ जो है ना और कांग्रेस को लाने की तरफ, इसकी तरफ पार्टी को विशेष ध्यान देना चाहिए। सर मैं भी ध्यान देना चाहता हूँ हिसार की तरफ। हिसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, इसमें कोई दायरा नहीं, और यहाँ से हिसारी चीफ मिनिस्टर भी निकले। साथ में आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में ब्रिजेंद्र सिंह 4.5 लाख वोटों से जीता, उसके बाद दुष्यंत चौटाला था, और उसके बाद भव्य बिश्नोई था। और आज तीनों ही आपने जो बोला कि मैं एक भावना से 1987 की याद दिलाई कि मैं टूटा नहीं, और तीनों ही टूट कर एक ही पार्टी के अंदर में, लेकिन फिर भी हिसार का विकास नहीं हुआ। अभी मैं बात करूं कि जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता ये बोलती है कि सारे के सारे बागड़ बिल्ले एक ही छत के नीचे आ चुके हैं, फिर भी विकास नहीं हो रहा। लेकिन अभी जब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका भी नाम चल रहा है कि चौधरी प्रोफेसर संपत सिंह यदि आते हैं, साथ में अशोक गोयल मंगालीवाला कांग्रेस से और जयप्रकाश जेपी, तीनों कैंडिडेट लगातार विजय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जनता उनको चाहती है। और जब हम सर्वे करते हैं तो आपका नाम इसलिए भी आता है कि आदमपुर, नलवा और फतेहबाद, आपने इस लोकल एरिया में, बागड़ का एरिया, पानी का एरिया नहीं है यहाँ पे, तो आपने लोगों की नब्ज पहचानते हो कि यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं। और जब चुनाव की बात आती है तो लोगों की भावना भी आती है। जब अभी बाई इलेक्शन था तब भी लोग ये बोलते थे कि चौधरी प्रोफेसर संपत सिंह आते हैं तो भला हो सकता है, लेकिन फिर जेपी को लेके आए तो उन्होंने नकार दिया लोगों ने। मैं ये जब बोलना आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आपकी दावेदारी कितनी मजबूत होगी? देखिए, जहाँ तक लोकसभा के चुनाव है, जहाँ तक मेरी अपनी निजी व्यक्तित्व का सवाल है, मैं कांग्रेस पार्टी से जो है जुड़ा हुआ हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं अच्छी तरह से। और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हिसार से पार्लियामेंट में जीते, ये भी हमारी इच्छा है, ताकि आने वाले असेंबली के चुनाव में उसका अच्छा असर पड़े और जीत भी सकते हैं। क्योंकि पहले जो था ना, पहले हरियाणा सरकार से लोग नाराज़ थे, आज सेंटर की सरकार से भी लोग नाराज़ हैं, किसान सबसे ज़्यादा नाराज़ है। और दूसरे वर्ग भी, जैसे कोई पोर्टल, कोई कुछ, कोई जीएसटी, कोई फलानी चीज़ ढिकड़ी चीज़ है, हर आदमी को अलग अलग असर पड़ा है, हर आदमी आज के दिन दुखी है। तो इसलिए कांग्रेस के पार्लियामेंट के अंदर चांसेस बहुत बढ़िया है। और दूसरी स्टेटों से भी यही सुन रहे हैं, कांग्रेस रिवाइव जो है ना कर रही है। खास करके राहुल गांधी जी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, पैदल करी थी, इसका बहुत अच्छा असर गया। वाकई में मतलब उनकी लीडरशिप नज़र आई लोगों को कि हाँ, ये आदमी लीडरशिप हो सकती है इसकी, और ये नेतृत्व कर सकता है। इस चीज़ से हमें बहुत फ़ायदा मिला। अब बात रही टिकटों की, बात रही तो पार्टी को ये आंकलन करके, देखिए मैं कह दूँ मैं पॉपुलर हूँ, कोई और कह दे और कर दे, पार्टी को अच्छी तरह सोच समझ के और आंकलन करके टिकट दे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बाकायदा 100% पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई कैंडिडेट बेटर मिलता है हिसार में तो वो चुनाव लड़े, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है। मैं तो दिन रात उसके लिए मेहनत करूँगा, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मैं अपने आप ही जो है ना, कोई उसके लिए कैंडिडेचर के लिए अपने आप को फॉरवर्ड नहीं करूँगा। अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचे कि मैं कांग्रेस पार्टी को जिता के ला सकता हूँ तो उसके बाद मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं खुद कैंडिडेट के लिए अप्लाई नहीं करूँगा। सर अभी अपना अंतिम प्रश्न है, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। लोकसभा 10 सीट, विधानसभा 90 सीट, कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? देखिए, आज तो हमें चुनाव जो है ना एक तरफा से नज़र आ रहा है, इसलिए ये तो नहीं कह सकते कितने पर सीटें आएगी। जैसे बीजेपी पिछली बार 75 पार का नारा लगा दिया था, आई मुश्किल से 40 सीटें आई थी। लेकिन ये ज़रूर है कि आज के दिन कांग्रेस के बहुत अच्छे फेवर में लोग हैं, और इस सरकार से, बीजेपी सरकार से लोग दुखी हैं। ये दो ही चीज़ें होती है, एक पार्टी सरकारी उससे लोग दुखी हों और दूसरे पार्टी की तरफ आकर्षण हो। तो कांग्रेस की तरफ लोगों को आकर्षण, अल्टरनेटिव वही दिखाई देती है। पहले किसी टाइम के अंदर लोकदल और जैसे कांग्रेस हुआ करती थी, तो कांग्रेस से नाराज होते थे, लोकदल दिखाई देता, लोकदल से नाराज होते कांग्रेस दिखाई देता। अब बीजेपी आ गई है तो लोग बीजेपी से नाराज़ हैं और उनके पास अल्टरनेटिव सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का बचा है। तो लोगों की मजबूरी है और कांग्रेस की भी मजबूरी है। दोनों ये है कि दोनों इस बार ये मजबूरियां होने की वजह से मिलेंगे। कांग्रेस उनके लिए ज़रूरी है और वोटर के लिए कांग्रेस ज़रूरी होगी, और उसके लिए जो है ना कांग्रेस ज़रूरी होगी। दोनों एक किस्म का पर्यायवाची बन गए हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जो है ना स्टेट में और सेंटर में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हमारे साथ थे प्रोफेसर संपत सिंह साहब, और उन्होंने साफ तौर पर कहा वित्त मंत्रालय की बात करी, जीएसटी और नोटबंदी काफ़ी हानिकारक रही, क्योंकि एक तरफा फैसला लिया गया और काफ़ी कम समय दिया गया। जहाँ तक बात करूँ, यदि हमारी वित्त मंत्री है, कितने भी बड़े वादे कर लो, लेकिन हंगर रिपोर्ट में हम 125 में 111 पे पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी हमने पीछे छोड़ दिया। और जहाँ तक बात रही किसानों की, सरकार दावे करती है कि किसानों के लिए हमने काम किए, 6000
सालाना भी देने की बात की, लेकिन किसानों ने अपने हक लेने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ता लघु सिंचाई के आगे। वहाँ पे एक बिजनेसमैन का 5,000 करोड़ का लोन माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन पूरे हरियाणा पे आपको बता दूं 32,000 करोड़ का लोन है, वो माफ़ नहीं कर पाई। तो ये सोचना होगा किसानों को, और आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है, ये किसान अपने आत्मनिर्भर होकर अपना वोट दे सकते हैं, जिसको जो अच्छी पार्टी लग रही है उनको दे सकते हैं। अगली बार हम फिर किसी बड़े नेता से जानेंगे देश के मिजाज और हरियाणा के मिजाज खासकर। और सरपंच महोदय के पास इसलिए हम जाते हैं कि गांव का नज़रिया क्या कि एक जो बागड़ का इलाका होता है वहाँ पे पानी बिजली की समस्या रहती है, तो सरकार फंड दे रही नहीं दे रही है, वो भी हम जानेंगे, अगले वीडियो में भी देखेंगे। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।